Hi guys, welcome to this particular lecture. So the agenda for this particular lecture is going to start our discussion on unit number 4 for the introductory microeconomics course. So first part is chapter number 1, wherein we have to discuss what are the basic ideas and what are some of the examples in this entire field of game theory. ठीक है? तो game theory and strategic interaction. तो क्या क्या बेसिक आइडियाज हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द वेरी नाइस इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स एज वेल जो आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगे अपनी रियल लाइफ से सो देर इज नॉट टू मच टेक्निकल थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देयर बट some ideas that you just have to pick from there and it's also building a base for you so that you get interested in rest of the technical aspects that come later in the book okay so सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है गेम ऑफ स्ट्रैटेजी गेम ऑफ स्ट्रैटेजी तो गेम ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है तो वी आर नॉट लिटरली टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गेम कोई भी आप एक्चुअल गेम भी खेलते हो तो उसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं हर प्लेयर को पहले बता दिया जाता है कि आप ये खेल सकते हो अगला इंसान ये करेगा तो आपको ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं सो पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस अलग अलग एक्शंस हैं जो लोग ले सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन जो एक्शन आप लेते हो और जो दूसरे एक्शन लेते हैं उससे कोई एक रिजल्ट निकल के आता है जो आपको कुछ लेवल ऑफ हैप्पीनेस देता है कुछ लेवल ऑफ मे बी सैडनेस देता है और अलग अलग गेम के रिजल्ट्स हो सकता है आपको वो रिजल्ट अच्छा लगे हो सकता है दूसरे के लिए वो ज्यादा प्रेफरेबल हो राइट जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप रॉक पेपर सीजर खेलते हो तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर गेम तो rock. Either you can make a shape of rock or paper or scissor and then आप strategy बता देते हो कि या तो आप rock, paper या scissor कुछ भी आप बना सकते हो दूसरा अगला इंसान जो है वो भी रॉक पेपर सिजर में से चीजें बना सकता है अगर आपकी चीजें मैच हो जाती हैं तो टाई हो जाता है यू रिपीट द गेम बट अगर आप मान लो let's say somebody says rock the other person says paper can wrap the rock and the person जिसने paper बोला वो जीत जाता है जिस person ने rock बोला वो हार जाता है ठीक है so obviously you don't like loss the other person wins इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आप सिजर चूज करो दूसरा इंसान कोई दूसरा ऑप्शन चूज करे तो रिजल्ट कुछ और होगा तो द मेन थिंग दैट ऑलवेज इज देयर इन रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस और जिसको हम लोग कई बार गेम के फॉर्म में भी बोल सकते हैं इट डजंट लिटरली हैव टू बी अ गेम game is anything wherein there are multiple people who have different strategies different possibilities and they are making a decision right जैसे अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो so the price that you the other people are offering that is their strategy मान लो जो भी आप खरीदने जा रहे हो तो वो प्राइस क्या ऑफर करे वो उनकी स्ट्रैटेजी है आपका डिसीजन है उस प्राइस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या दूसरी शॉप पे जाके पूछना है दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ गेम ठीक है अगर दो कंपनीज हैं वो बिल्कुल सेम बिजनेस पे ऑपरेट कर रही हैं जैसे लेट्स से स्विगी एंड जोमैटो दीज आर टू कंपनीज तो अब वो प्राइसिंग कैसे रखेंगी किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कोई एक पर्टिकुलर खाना सेम रेट पे मिल रहा है या स्लाइटली डिफरेंट रेट पे मिल रहा है दैट विल डिसाइड हाउ पीपल विल टेक अप दोज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स वो किस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे किसकी रेवेन्यू ज्यादा होगा थिंग्स लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स आर देयर ठीक है सो ऑल इन ऑल गेम ऑफ स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे बता सकते हैं इट्स अ सिचुएशन where individuals where individuals or entities interact ठीक है and their decisions influence one another ठीक है देर आर प्लेयर्स इन्वॉल्व जो जिस भी तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं उनके डिसीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रैटेजीज भी होंगी लोगों की स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होगा? पीपल आर बिहेविंग रैशनली। रैशनल बिहेवियर मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप बेस्ट तरीके से अचीव करना चाहते हो। आप वो चीज या वो एक्शन लेना चाहते हो जिससे आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी यूटिलिटी या आपकी हैप्पीनेस, जिस भी चीज के बारे में आप कंसर्न हो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज्ड रहे। स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स रैशनल बिहेवियर to maximize one's own outcome while also considering what the other people are doing. While considering the actions of other people, the actions of other people या other players as well, ठीक है? All right. तो this can be defined as a game wherein there are multiple players जिनके डिसीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और हर इंसान वो स्ट्रैटेजी पिक करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग, जो उसके आउटकम को मैक्सिमाइज करे, जो भी चीज के बारे में वो कंसर्न है, ठीक है? तो अब ये जो गेम थ्योरी की जो एप्लीकेशन है या जो ये गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी है, ये काफी अलग अलग जगह पे, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एवरीवेयर द एप्लीकेशंस आर देयर। सो गेम थ्योरी हमें इनेबल करती है कि हम बहुत सारे सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें, कहाँ पे? इन सच सिचुएशन, इन सच स्ट्रेटेजिक interactions. It provides us with systematic principles to analyze strategic interaction. All right. So what we'll be doing now is we'll be discussing few examples. बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स होंगे। तो वहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट वो एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, which passing shot, which passing shot. So it's a tennis example. So for example, मान लो कि there are two players who are playing tennis, and मान लो दो तरीके के शॉट्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल टर्म जो है एक शॉट की वो है डाउन द लाइन एक शॉट, एंड द अदर शॉट इज क्रॉस कोर्ट शॉट। I am not aware about the tennis terminology, so spare me if I make some mistake here. So, दो तरीके के, let's say there are shots that players can play in tennis. So down the line shot and cross country shot. ये shot खेलना quicker है, you can do this quickly, and it is harder to intercept. मतलब the other person जो भी आपके साथ गेम खेल रहा है वो इसको क्विकली नहीं एनालाइज कर पाता कि दूसरे इंसान ने ये शॉट खेल दिया है, ठीक है? इट हैपेंस वेरी क्विकली, ठीक है? तो एकदम से दूसरा इंसान जो आपके साथ खेल रहा है उस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा, राइट? बट अब मान लो दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं और ये हार्डर टू एंटिसिपेट है अगर ये शॉट, लेकिन दूसरा प्लेयर बार बार इसी शॉट को अगर खेल रहा है, डाउन द लाइन शॉट ही वो खेलता जा रहा है, तो अगला इंसान एक पॉइंट के बाद उसको समझ आ जाएगा कि भाई ये प्लेयर जो है वो हमेशा यही शॉट खेलता है, तो मुझे कुछ नहीं करना। इवन इफ आई एम नॉट एबल टू एंटिसिपेट व्हाट काइंड ऑफ शॉट दिस पर्सन इज गोइंग टू प्ले, आई विल जस्ट बी एट अ पोजिशन जहां पे मैं इस शॉट को खेल पाऊं।
तो इस तरीके के गेम में आप बार बार सेम एक्शन रिपीट नहीं कर सकते, आप बार बार यही शॉट नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, और जो आपका अपोनेंट है वो ऐसी पोजीशन पे खड़ा रहेगा कि बार बार आप ये शॉट को आराम से वो खेल सके। ठीक है, तो इस तरीके के गेम में क्या होगा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी यू विल हैव टू मिक्स बिटवीन दी स्ट्रैटेजीज, मिक्सिंग बिटवीन द स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू मिक्स, मिक्सिंग द प्ले, इसको बोलते हैं मिक्सिंग प्ले। मतलब मिक्स करो कि कभी ये खेलो, कभी ये खेलो, कभी ये खेलो, कभी ये खेलो। पैटर्न प्रिडिक्ट मत होने दो, क्योंकि अगर दूसरे इंसान ने आपका पैटर्न, अगर आपका गेम खेलने का पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, तो दूसरा इंसान इसी तरीके से गेम खेलेगा जिससे वो बहुत आसानी से जीत सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर यू। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे यू शुड मिक्स द प्लेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रैंडमाइज योर चॉइसेस, randomize the choices to keep the opponent guessing, ताकि आपका अपोनेंट गेस करता रहे भाई अगला शॉट ये क्या खेलेगा, to keep the opponent guessing। ठीक है, तो दिस इज वन प्रिंसिपल that can be picked up, that players randomize between their strategy so that the other people can keep guessing। this is one concept। ये concept के बारे में आगे जाके जब आप गेम theory पढ़ोगे तो डिटेल में डिस्कस करोगे, but this, the point of this example was just to establish this particular concept। ठीक है, all right, moving on, we have another example which is a GPA rat race। GPA आपका जो स्कोर होता है, rat race, and within this we will also discuss the concept of prisoner's dilemma। ठीक है, so let's see what this is। all right, so we have another example, let's say इस एग्जाम्पल के थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मान लो एक प्रोफेसर है जो अपनी क्लास को मार्किंग करते हैं, नॉट बेसिस द एब्सोल्यूट नंबर्स दैट दे गेट, बट relative परफॉर्मेंस, relative परफॉर्मेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट लेवल पे आपने क्या स्कोर किया उससे मैटर नहीं करता, रिलेटिव लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे मान लो वो आपको स्कोर करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको ग्रेड्स देते हैं, एंड देन दे से कि टॉप 40% परफॉर्मर्स को ए ग्रेड मिल जाएगा, रेस्ट पीपल विल गेट बी। ठीक है, यही होने वाला है। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस के अगर सबने अच्छा परफॉर्म किया तो इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, मेजोरिटी इज डूइंग एवरेज, एंड देन द पीपल हु आर आउट परफॉर्मिंग, जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनको ज्यादा ए स्कोर, ए ग्रेड मिलने का चांस है। इस तरीके की कहानी है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल टीचर ने पहले दिन आके अपनी स्ट्रैटेजी बता दी कि भाई हम लोग मार्किंग इस तरीके से करेंगे, तो बच्चों ने आपस में डिस्कशन किया कि हाँ हमारे यहाँ पे तो एब्सोल्यूट मार्क्स क्या है उससे तो फर्क पड़ता नहीं है, रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो हम कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे, नो बडी विल स्टडी, नो वी वॉन्ट पुट टू मच एफर्ट। लेट्स से दे डिसाइड दैट कलेक्टिवली, लेट्स से कलेक्टिवली दे डिसाइड, डिसाइड करते हैं कि won't put too much work, won't work hard। ठीक है, ज्यादा हार्डवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा हार्डवर्क करके कोई फायदा नहीं है। अगर सब कोई हार्डवर्क कर रहा होगा तो क्या होगा, इट्स लाइक डूइंग नो हार्डवर्क एट ऑल, बिकॉज रिलेटिव ग्रेडिंग है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है ही नहीं। ठीक है, तो चाहे सब लोग 2-2 घंटा काम करो या फिर सब लोग 0-0 आवर्स काम करो, अगर सब सेम लेवल पे है तो डजेंट मैटर। ठीक है, तो बच्चों ने ये डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अब जब बच्चे घर जाएंगे तो सोचेंगे कि ठीक है हमने तो डिसाइड किया कि कोई काम नहीं करेगा, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेती हूँ, ज्यादा एफर्ट लगा लेती हूँ, ताकि मेरा रिलेटिव स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है, और मेरे को मिल जाए ए ग्रेड। तो पहले बच्चे ने ये सोचा, दूसरा बच्चा भी घर जाके यही सोच रहा है कि हमने तो डिसाइड किया है कि हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो मैं ज्यादा हार्डवर्क कर लेता हूँ, और इससे क्या है बाकी क्लास के हिसाब से मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा और मुझे रिलेटिव सेंस में ग्रेड ए मिल जाएगा। तो हर इंसान ना इसी तरीके से सोच रहा है। तो
there is an increased effort overall. There is an increased effort at overall level. ओवरऑल लेवल पे इंक्रीज्ड एफर्ट है. सो नाउ एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. तो जो लोगों की कैपेबिलिटी, जो लोग अपना हार्डवर्क कर रहे थे वो तो था ही, बाकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से किसको नेचुरली कोई ज्यादा टैलेंटेड हो उस हिसाब से ग्रेडिंग मिल जा रही थी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दे वर परफॉर्मिंग. तो अब इस चीज की वजह से क्या हुआ है कि सब ने मिलके फिर से हार्डवर्क कर लिया, इवन दो दे डिसाइडेड दे विल नॉट वर्क हार्ड. सो अब हुई क्या सिचुएशन, everybody decided not to work hard. Now everybody is, let's say, working hard, and then there will be some people who have a capability of working more hard. तो जो relative sense में पहले ज्यादा स्कोर लेने वाले थे अभी भी वही ज्यादा स्कोर लेंगे, लेकिन अब आपने हर एक इंसान से ज्यादा हार्डवर्क करवा लिया. तो जो स्कोर पहले मिलना था विद पीपल नॉट वर्किंग हार्ड एंड सम पीपल जो नेचुरली हार्डवर्क करने वाले थे या ज्यादा केपेबल थे पेपर में बढ़िया नंबर लाने के लिए, उनको पहले मिलता. लेकिन अब सबने डिसाइड किया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, एंड देन एवरीबडी थॉट कि हमने डिसाइड कर लिया कि काम नहीं करेंगे, बट अब मैं काम करके ज्यादा एफर्ट, ज्यादा स्कोर ले सकती हूँ. तो इस चक्कर में सबने ज्यादा मेहनत की लेकिन रिजल्ट वही रहा. ठीक है. तो this is also a scenario which can happen. This is similar to a concept of prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma, जिसकी वजह से क्या हुआ, you what happened, individual rationality, कि इंडिविजुअली लोगों ने सोचा वी विल डू द बेस्ट, दैट विल दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस. सो इंडिविजुअल रैशनैलिटी leads to collective loss. Okay, so let me explain you what is this prisoner's dilemma. So मान लो prisoner's dilemma मतलब दो लोग हैं जो जिन्होंने क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है. ठीक है. So there are two people who've done a crime, but there is no evidence that police has इनके लिए. तो अब ये इनको लॉकअप में नहीं रख सकते. सो इन्होंने काफी बड़े क्राइम भी किए हैं जिसके लिए एविडेंस नहीं है, लेकिन इनको पकड़ा गया है फॉर ए वेरी स्मॉल क्राइम, लेट्स से स्टीलिंग. ये कुछ चोरी करते हुए पकड़े गए. तो एक लॉकअप में इनको बंद कर दिया, एक लॉकअप में इनको बंद कर दिया, और पुलिस वाले आए और इनसे पूछताछ की और इनको बता दिया कि या तो वो जो बड़ा क्राइम तुमने किया था उसको कबूल कर लो तो तुमको सो एंड सो सजा मिलेगी, या फिर दूसरे इंसान ने किया है वो क्राइम या नहीं उस चीज के बारे में बता दो. तो या तो तुम दो ऑप्शन दिए कि आप कबूल कर लो या शांत रहो. सो दिस पर्सन आइदर विल बी क्वाइट और ही विल से समथिंग. ठीक है. इस इंसान को भी अलग लॉकअप में ही रखा, इनको बात करने का मौका नहीं दिया. बात करने का मौका देते तो शायद ये कोऑर्डिनेट कर लेते. बट इवन इफ बात करने का मौका दिया तो भी कोऑर्डिनेट भी करने के ऑप्शन अगर उनके पास होते तो भी दिस वुड हैव लेफ्ट टू दिस वुड हैव लेड टू आउटकम विच वुड हैव बीन कलेक्टिवली लाइक अ लॉस फॉर बोथ पीपल. तो इसके पास भी दो ऑप्शन है कि या तो ये शांत रहेगा कुछ नहीं बोलेगा, या फिर वो अपना कबूल कर लेगा कि भाई ठीक है किया है. और पुलिस ने इनको जो स्कीम दी है वो ये है कि अगर ये शांत रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो इनको जो इन्होंने चोरी की है उसके लिए सजा मिलेगी. लेकिन अगर इन्होंने कबूल कर लिया लेकिन दूसरा इंसान अगर शांत रहा तो तुम्हें छोड़ देंगे, दूसरे इंसान को अंदर कर देंगे. ठीक है. अगर सो पुलिस ने ये स्कीम दी है कि अगर तुम बता दोगे और दूसरे इंसान ने नहीं बोला कि हाँ उस इंसान ने ये क्राइम किया है, सो यू विल बी लेफ्ट, आपको छोड़ दिया जाएगा. एंड इन द ऑर्डर दैट यू हैव सपोर्टेड अस इन द इन्वेस्टिगेशन वी विल लीव यू, तुम्हें तो छोड़ देंगे लेकिन दूसरे इंसान को ज्यादा टाइम के लिए सजा दे देंगे. और अगर दोनों ने कबूल कर लिया तो दोनों को काफी लंबी सजा मिल जाएगी, पुख्ता एविडेंस हो जाएगा. ठीक है. तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि
दोनों शांत रहते तो सिर्फ स्टीलिंग स्टीलिंग के लिए जो छोटी मोटी सजा होती वो मिलती। लेकिन अगर मान लो ये एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करते कि भाई हम लोग शांत रहेंगे, भाई तू मेरे बारे में मत बोलना, मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा, तो ये इंसान अकेला सोच के क्या होगा, क्या सोच रहा है कि हमने तो डिस्कस किया था कि हम बताएंगे नहीं, तो ठीक है ये नहीं बताएगा, लेकिन अगर मैंने बता दिया, इसके लिए बयान दे दिया, तो मेरे को चोरी के लिए भी सजा नहीं मिलेगी एंड मैं बाहर जा सकता हूँ। तो दिस पर्सन विल बी टेम्पटेड टू से समथिंग, सेम थिंग विल हैपन विद दिस, एंड देन बोथ पीपल विल एंड अप सेइंग। दोनों एक दूसरे के लिए जो है एविडेंस, एक तरीके से गवाही दे देंगे, एंड देन इट लीड टू अ कलेक्टिव लॉस फॉर बोथ पीपल। तो इंडिविजुअली जो इनके लिए बेनिफिशियल है वो एक्शन लेने के बाद कलेक्टिवली दे आर लूजिंग। ठीक है, दिस इज अ प्रिजनर्स डिलेमा सिचुएशन। इसका और बेटर टेक्निकल एस्पेक्ट आप समझोगे जब आप एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाओगे। ऑल दीज टेक्निकल स्टफ आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, बट दिस इज द जनरल क्राइटेरिया कि both people will end up speaking, and this is a very common tactics that is being followed कि जो लोगों ने क्राइम किया उनको बात नहीं करने देते ताकि वो कोऑर्डिनेट ना करके अपनी स्टोरी सेम ना रख लें। ठीक है, सो दिस इज दी प्रिजन्स डिलेमा गेम। तो इसी तरीके की सिचुएशन हमें इस जीपीए रैट रेस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखने को मिलती है, जहां पे अगर शांत रहते, बिल्कुल एफर्ट नहीं करते, तो भी वही सिचुएशन थी। अब दे ऑल पीपल एंडेड अप वर्किंग मोर बट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, सो दैट इज अनदर गेम, दिस इज गेम नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is also very nice, interesting example. So, flat tire example. So, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स से देर आर टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम के पहले, उनको लगा कि बिल्कुल एग्जाम की तैयारी नहीं है और ना ही एग्जाम देने का मन है, तो हम क्या बोलेंगे टीचर को कि हमारा एग्जाम मिस हो गया। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी से आ रहे थे एंड देन टायर पंचर हो गया, फ्लैट टायर हो गया। ठीक है, तो प्लीज हमें जो है एक बार रीटेस्ट ले लो हमारा, ताकि हम लोग अच्छे से, हमको टाइम, वी वांटेड टू गिव द एग्जाम बट नहीं दे पाए बिकॉज हमारी गाड़ी खराब हो गई, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो प्रोफेसर ने अग्री कर लिया, प्रोफेसर अग्रीड, एंड उसने बोला ठीक है, कल आना दोबारा से, तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे। तो उनको एक दिन मिल गया प्रिपेयर करने का, उन्होंने प्रिपेयर किया। लेकिन प्रोफेसर ने वो दो लोग आए, उनका एग्जाम हुआ, और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन था 100 मार्क्स का, और दो ही लाइन का क्वेश्चन था, दो ही वर्ड्स का क्वेश्चन था। उसमें लिखा हुआ था विच टायर गॉट फ्लैट। कौन सा टायर पंक्चर हुआ था वो बताओ। 1 2 3 4, कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? जस्ट राइट दैट। एंड दोनों लोगों को अलग अलग रूम्स में बिठा के एग्जाम लिया, basis that you answer, and then अगर उनके आंसर्स मैच हुए तो दैट मीन्स प्रोफेसर नोज दैट दे वर टेलिंग अ ट्रू स्टोरी, या फिर हो सकता है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच पीपल विल नॉट एंटिसिपेट, और अगर उनका आंसर अलग अलग आ गया तो प्रोफेसर को समझ में आ जाएगा कि ये लोग प्रोफेसर को बुद्धू बना रहे थे और दे वर जस्ट मेसिंग अप विद द प्रोफेसर। ठीक है, तो अब इस चीज से क्या समझ में आता है कि प्लेयर्स, यू नो, शुड नॉट जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट शुड ऑल्सो लुक एट द फ्यूचर एक्शंस दैट कुड अकर। ठीक है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस चीज के बारे में भी आपको थोड़ा एंटिसिपेशन रखना चाहिए। सो एंड वन मोर थिंग दैट कम्स अप इज the students should not think, they might be very intelligent in their head, but they should also know that this person, the professor, is also a very intelligent player. So they're also dealing with an intelligent player, and then they should do things accordingly. ठीक है, so तो अगर इन्होंने कोऑर्डिनेटेड आंसर्स दिए, कोऑर्डिनेटेड आंसर्स अगर दिए तो सब ठीक रहेगा।
अदरवाइज दे आर इन लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं फोकल पॉइंट्स। वी कॉल इट फोकल पॉइंट्स। मतलब नेचुरल और लॉजिकल स्ट्रैटेजीज that help align expectations, कि दोनों लोग सिमिलर चीजें एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ऑब्वियसली देर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड आंसर्स इन दिस, सो we won't get into technicalities regarding this, but understand there is something called focal points, वो strategies that helps the players align the expectation so that there is a tendency for coordinated answers। ठीक है, so this is also an interesting game that can happen। All right, so I think I was reading up somewhere. This was a real story in some of the IITs, which was happening. Uh, Something like that. Okay. All right. The fourth example is, the name of that is Why Professors Are So Mean. And this particular example will talk about the importance of commitments. Commitments कह लो या commitment device कह लो। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो, आपने काफी बार देखा होगा, अब बहुत ही दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट स्टूडेंट्स फेस। जैसे मान लो कोई टेस्ट हो गया, किसी वजह से किसी स्टूडेंट ने मिस कर दिया, तो बच्चे प्रोफेसर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज रीटेस्ट ले लो, या फिर हो सकता है कि बच्चों के मार्क्स कम आए। ठीक है, तो बच्चों ने बोला कि किसी मान लो 2-3 बच्चों के मार्क्स कम आए, तो उन्होंने बोला कि सर प्लीज रीटेस्ट ले लो या मैम प्लीज रीटेस्ट ले लो। और अगर प्रोफेसर इस चीज के लिए अग्री कर जाता है, तो बच्चे देखते हैं, बाकी बच्चे भी देखते हैं कि अच्छा उनके नंबर अच्छे नहीं आए थे तो टीचर ने रीटेस्ट ले लिया, तो अगर किसी और बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो वो भी उनके पास जाके सेम चीजों की जिद करेंगे। और फिर अगर प्रोफेसर मना कर देता है तो क्या बोलेंगे कि सर आपने या मैम आपने उनके लिए तो ये कर दिया बट हमारे लिए तो ऐसा नहीं किया, राइट? सो इट बिकम्स अ वेरी chaotic सिचुएशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन प्रोफेसर्स, मान लो कोई डेडलाइन चली जाती है, उसके बाद वो या तो एक्सेप्ट कर, लेट्स से कोई असाइनमेंट की डेट है, सर ने बोला मैम ने बोला कि रात को 12 बजे के पहले पहले जो असाइनमेंट सबमिट होंगे सिर्फ उन्हीं को चेक किया जाएगा, उसके बाद वालों को नहीं किया जाएगा। अगर आपको कहीं से भी ये फील हो जाता है कि प्रोफेसर थोड़ा लीनियंट है, और मान लो सुबह दिया, शाम को दिया, एक दिन बाद दिया, तो भी प्रोफेसर अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो एक दिन बाद वाली डेडलाइन है वो नई डेडलाइन बन जाती है, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट टेकिंग दैट डेडलाइन वेरी नॉन सीरियसली, एंड देन द स्टूडेंट स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, स्टार्ट सबमिटिंग द असाइनमेंट्स वेरी वेरी लेट। So, in order to avoid this, professor has to announce these things in a proper manner. उनको एक चीज अनाउंस करनी पड़ेगी और वो अनाउंसमेंट पे स्टिक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनाउंस किया कि 12 बजे के बाद का कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, लेकिन 2 बार 3 बार ऐसा होते हुए देख लिया कि हाँ बच्चों के असाइनमेंट सबमिट हुए जो लेट, उनको भी चेक कर दिया गया और मार्क्स दे दिए गए, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा that professor has a soft heart and that person will accept even if, अगर हम लोग एक सॉब स्टोरी या थोड़ी सी सैड स्टोरी सुना देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दैट बिकम्स द नॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में प्रोफेसर्स यूजुअली या तो ये बोल देते हैं कि, या तो उनकी रेपुटेशन हो जाती है कि भाई ये टीचर नंबर काट लेता है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी रेपुटेशन वो बनाते हैं, दैट रेपुटेशन दे हैव टू बिल्ड। या फिर द थिंग दैट दे सेज कि भाई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इज नॉट अलाउइंग फॉर दिस, सो आई विश आई कुड हेल्प यू बट आई कांट बिकॉज द यूनिवर्सिटी या द कॉलेज डजंट अलाउ दैट, सो दे पुट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कॉलेज और प्रिंसिपल, और दे से कि ठीक है आई एम रेडी टू डू इट बट यू हैव टू टॉक टू सो एंड सो पर्सन विल रिजेक्ट इट। ठीक है, so these kind of situations are also there wherein there is a role of promises, threats,
थ्रेट्स, कमिटमेंट। किसी की धमकी तभी वैलिड है जब आपको डर है इस बात का कि वो धमकी दे रहा है तो वो सच में धमकी दे रहा है, ठीक है। सो यू शुड बिलीव, इट शुड बी बिलीवेबल, इट बिकम्स बिलीवेबल व्हेन दिस पर्सन फॉलोज हिज कमिटमेंट व्हेन द टाइम कम्स। जब आपको पता है कि हाँ ये इंसान सिर्फ बोलता है और करता नहीं है, तो यू विल नॉट बिलीव दैट पर्सन वर्ड, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट things that will become relevant when we talk about different sorts of game in the future, ठीक है। So the role of commitment, the role of promises and threats, okay। So this was fourth example. There is another example which is uh, example number 5, which is roommates and families on the brink, okay। सो बेसिकली ये एक और सिचुएशन है, एक अलग तरीके की सिचुएशन है कि मान लो देर आर टू रूममेट्स। एक रूम, एक फ्लैट है जिसमें दो लोग हैं, पर्सन वन पर्सन टू, ठीक है। अब मान लो फ्लैट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स आर मिसिंग, ठीक है। आइटम्स आर मिसिंग, लेट्स से ग्रोसरी खत्म हो गई है या एसेंशियल्स जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? कोई भी चीज आप खरीदने जाओगे, ये आइटम्स अगर, जो आइटम्स खत्म हो गए हैं उसके लिए जाके शॉपिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए जाके मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को लाने के लिए। तो पहला पर्सन सबसे ज्यादा खुश कब है? जब उसको एफर्ट ना करना पड़े और दूसरा पर्सन खुद जाके ये सामान लेके आ जाए। और दूसरा पर्सन भी यही सोचता है कि मैं, मेरे को ना जाना पड़े, मैं अपना, मेरे काम में डिस्टरबेंस ना हो, दूसरा इंसान खुद कर दे। तो इस चक्कर में क्या होता है, दोनों लोग वेट करते रहते हैं, दिस बिकम्स अ वेटिंग गेम। ये एक वेटिंग गेम बन जाता है, दोनों लोग वेट करते रहते हैं। और अल्टीमेटली सामान लाएगा कौन? जिसका पेशेंस पहले लूज हो जाएगा। द पर्सन जिसका पेशेंस पहले लूज हो गया, उसको प्रॉब्लम होगी और वो जाके सामान लेके आएगा। सो देन इट बिकम्स अ पेशेंस गेम, इट बिकम्स अ वेटिंग गेम। सो द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू कीप वेटिंग, एंड इफ यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट। हाँ, लेकिन इसका नुकसान क्या है? यू माइट बी मिसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए भी यूजफुल है और दूसरे इंसान के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। सो it's like you are increasing the risk until it becomes impossible for one person to tolerate it, the person who is less patient, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स लेबर स्ट्राइक्स एटसेट्रा में भी एप्लीकेबल होते हैं। एंड similar applications for this happen elsewhere as well, ठीक है। So wherein some essential items are missing, so ये आप, ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप क्लीनलीनेस से भी अज्यूम कर सकते हो। लेट्स से यू आर लिविंग इन योर हॉस्टल रूम एंड लेट्स से इट्स अ टू शेयरिंग। सो हो सकता है कि किसी एक को, दोनों को सफाई दोनों को पसंद है, लेकिन अब सफाई करनी पड़ेगी। अब सफाई कौन करेगा? जिसको चीजें क्लीन ना होने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट पर्सन विल ऑफन एंड अप क्लीनिंग इट मोर, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आर आल्सो देयर, ठीक है। ऑल राइट, सो it's like you are testing the tolerance for the other person, testing the tolerance limits। जैसे लेबर स्ट्राइक्स में क्या होगा? एक इंसान है जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई है और लेबर है, ठीक है। तो जो लोग लेबर स्ट्राइक पे हैं, तो इंसान जो ओनर है उसकी फैक्ट्री भी बंद है, और लेबर स्ट्राइक की वजह से जो लेबर है उसको भी सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसका भी रोज के डेली का लॉस हो रहा है। लेबर जो है वो भी अपने घर पैसा नहीं लेके जा पा रहे हैं, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स है। तो जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी है वेट करने की, रिसोर्सेस के टर्म्स में, हो सकता है लेबर की सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हमें अपना घर जरूरी है चलाना, तो जितने पैसे दे रहे हैं विल बी एक्सेप्टिंग इट, सो देन दे एंड द स्ट्राइक। बट हो सकता है कि जो लेबर स्ट्राइक एक दिन करने से, 4 दिन करने से, जो उस इंसान को, जो ओनर है उस फैक्ट्री का, उसको जितना लॉस हो रहा है, हील से कि ओके
I think I should pay them whatever they are asking and let the factory running because the loss is too much. So जिसको भी पेशेंस रख पाएगा वो अल्टीमेटली इस गेम को जीत जाएगा, ठीक है, ऑफ दिस इंटरेक्शन बिटवीन देम. ऑल राइट. सो द फाइनल गेम फॉर दिस इज कॉल्ड द डेटिंग गेम, जिसमें क्या हो रहा है, देर इज अ रोल ऑफ सिग्नलिंग and screening. So what is happening in this? So it's like there are two people who meet. दो लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एंड दे आर ट्राइंग टू डिसाइड वेदर इट्स गुड टू डेट द अदर पर्सन और नॉट. डेट करना ठीक है या नहीं. डज दिस पर्सन हैज गुड कैरेक्टरिस्टिक दैट विल मेक हिम अ गुड फ्यूचर पार्टनर. डज दिस पर्सन हैव द कैरेक्टरिस्टिक दैट विल मेक दिस पर्सन अ गुड फ्यूचर पार्टनर, ठीक है. तो जब आप शुरू में किसी से भी मिलते हो तो आप अपनी बिल्कुल कोर स्ट्रेंथ्स, अच्छी अच्छी बातें तो रिवील करोगे. यू विल ट्राई टू हाइड ऑल द वीकनेसेस, yeah, the problems that are associated with you, the insecurities that you have, or maybe the bad things that you have, you will want to hide it, ठीक है. यू विल वॉन्ट टू हाइड इट अंटिल द पॉइंट कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस इंसान के लिए कि ठीक है अगला इंसान एक्सेप्ट कर लेगा. अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहो तो यू एक्सेप्ट द bad things, the weaknesses and the strengths as well. Strength obviously you accept anyways, but you, if you stay enough time किसी के साथ तो you will start accepting the weaknesses as well, ठीक है. So यहाँ पे basically both the people will try to signal their best self, लेकिन इसको पता है कि ये अभी वीकनेस रिवील नहीं करेगा या करेगी, क्यों, क्योंकि अदरवाइज दीज पीपल विल नॉट वांट टू बी विद ईच अदर, ठीक है. तो लेकिन इसको ये भी पता है कि हाँ ये इंसान भी जो मैं कर रही हूँ वही अगला इंसान भी कर रहा है. सो पीपल ट्राई टू हाइड देयर ओन थिंग्स और मे बी दे ट्राई टू सिग्नल दैट ओके आई एम अ गुड मैच फॉर यू, आई एम गुड मैच फॉर यू. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है. तो ये सिग्नलिंग का एस्पेक्ट हो गया. उसके अलावा स्क्रीनिंग भी करनी होती है कि ये जो इंसान सिग्नल दे रहा है या ये जो पर्सन सिग्नल दे रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है. तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्टोरी दैट वाज रिटन विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि देर आर टू पीपल हु आर डेटिंग ईच अदर एंड दे आर लिविंग वेरी वेरी क्लोज बाय. तो इसका भी अपार्टमेंट है जो रेंट पे है और इसका भी अपार्टमेंट है जो रेंट पे है. दोनों के इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. लेकिन बोथ एंड अप स्टेइंग in one place only most of the time. This place is not used so much. Let's say this is girl's place and ये ज्यादा यूज ही नहीं होती. या मे बी लेट्स से दिस इज बॉयज प्लेस, लेट्स से बॉयज प्लेस, बॉयज हाउस. तो मोस्टली ये ज्यादा लोग बॉयज हाउस में कभी जाते ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप हियर ओनली. सो द गर्ल, बट दिस इज स्टिल ऑन रेंट, दिस इज स्टिल ऑन रेंट. द गर्ल वन डे आस्क्ड द गाय कि हम लोग तो एनीवे साथ में ही रहते हैं तो लेट्स गिव अप दिस पर्टिकुलर रेंट, rented house, and why waste money on this, let's shift together only, we are anyways living together only, ठीक है. तो to this the guy answered कि it's better to have more choices, and what if we have some sort of fights, then I will have at least one place to stay, ठीक है. तो ये बात सुन के इसके पहले they were all fine, but after listening to this they ended up having a breakup, and then this person ultimately ended up staying in the original place where he was supposed to be. So it was like a screening device कि लड़की ने ये जो सवाल है एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस यूज किया कि बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू दिस आई विल जज हाउ कमिटेड दिस पर्सन इज. कि इफ दिस पर्सन वुड हैव आंसर्ड कि ठीक है ओके एनीवेज वी आर स्टेइंग टुगेदर, लेट्स लीव इट, आई एम फुली कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप, सो लेट्स मूव इन टुगेदर, ठीक है. सो लिसनिंग टू दिस द गर्ल माइट फील कि yes this person is genuinely wanting to be with me, but by listening to this response that okay we should keep this option and all, this girl thought that okay this person is not very sure about me, so okay it's time to move on. So इस तरीके के स्क्रीनिंग क्वेश्चन, स्क्रीनिंग डिवाइसेस का भी रोल होगा इन सर्टेन गेम्स, इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ examples are also there. So role of signaling, role of screening,
जैसे ये स्क्रीनिंग का एग्जाम्पल आप बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज में देख सकते हो। बहुत सारे टेस्ट का जो रोल है वो क्या होता है कि कैंडिडेट्स को स्क्रीन करना, ठीक है। कैंडिडेट्स ज्यादा एजुकेशन लेके, अलग अलग सर्टिफिकेशंस लेके सिग्नल करते हैं कि दैट आई एम अ गुड कैंडिडेट। ये उनका सिग्नल करने का तरीका है। कंपनीज का स्क्रीन करने का तरीका है, इंटरव्यूज लेंगे, टेस्ट लेंगे, बहुत अलग अलग चीजें देखी जाएंगी, ताकि वो जो सिग्नल कर रहे हो आप, वो सच्चा सिग्नल है या झूठा सिग्नल है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में अपने चांसेस इंप्रूव कर पाए, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड और कंपेयर्ड विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। Education in some sense is also a game of signaling. Obviously you're learning skills, but it's also a signal to the companies that you are a good enough candidate. If you do education from very good institute, it's like a बोलते हैं ना लोग कि ठप्पा हो गया है कि हाँ ठीक है आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो हाँ ठीक है, आपको इनिशियल अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे लेवल पे मिल जाती हैं, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट bring out different aspects: business dilemma, coordinated efforts, signaling, screening, focal points. These kind of situations are there. We'll get into the technicalities and your terminology hogi in the second chapter. That is all for chapter number 1 from this particular topic. So yeah, okay, thank you so much.